अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज का व्लॉग बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बड़ी अहम बातें बताने वाला हूँ। अरशद शरीफ शहीद किस तरह से कीनिया में ज़िंदगी गुजार रहे थे, उन्होंने किन अनजान लोगों को देखा और जो वहाँ के ज़राए हमें बता रहे हैं किन किन लोगों से वहाँ पर उनका ताल्लुक़ था, या जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद कौन से ऐसे पाकिस्तानी सहाफ़ी या वहाँ के कीनिया के सहाफ़ी थे जो इस सारे वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं, या वहाँ पर क्या सूरत हाल हो रही थी। इस तमाम चीज़ों पर मैं कोशिश करूंगा बड़ी जल्दी जल्दी में बातें करूं ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना लूं, लेकिन इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। खासकर तो वो लोग जो कि अरशद शरीफ को शहीद समझते हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि दरअसल हुआ क्या है और कीनिया में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो मेरे ज़राए जो मुझे बता रहे हैं वो सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने खोल के रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हादसा नहीं है, ये एक असैसिनेशन है, ये शहादत है। ठीक है, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मैं इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता इस वीडियो में। बहरहाल 30 दिन के करीब से नैरोबी में अरशद शरीफ शहीद अपने घर में, जहां वो रहते थे अपने एक दोस्त के साथ, वहां पर रह रहे थे और 30 दिन से वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। नैरोबी में तकरीबन हर घर के बाहर जो है एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। अरशद शरीफ जिस घर में रह रहे थे वहां पर भी सीसीटीवी था और हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि इस वाक़ये के 3 दिन पहले मुसलसल 2 से 3 लोग वहाँ पर रेकी करने आते थे। वहाँ वो सीसीटीवी कैमरों में भी है और वो तीनों लोग जो बता रहे हैं हमारे ज़राए कि वो सियाफ़ाम नहीं थे, यानी कि वो कीनिया के बाशिंदे नहीं थे। अब उसके बाद जिस दिन ये वाक़या रूनुमा होता है, उस दिन जिस तरह की ये सारी सिचुएशन बनाई जाती है, क्राइम सीन बनाया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अरशद शरीफ पहले निकले हैं बाहर और बताया जा रहा है मेरे ज़राए की जानिब से कि 30 दिन के बाद पहली दफ़ा ये घर से बाहर निकले हैं। घर में रहते थे और यहाँ तक कि व्लॉग्स वगैरह में भी आपको अंदाज़ा होगा एक ही जगह व्लॉग बना रहे हैं। कपड़े भी बहुत कम चेंज करते थे, कई जगहों पर तो कुछ कपड़े उन्होंने चेंज तक नहीं किए, यानी कि उनकी हत्तल इम्कान कोशिश थी कि वो किसी तरह से भी ट्रेस ना हो पाए। जिस दिन वो निकले हैं किसी कार से, और उसी दिन जो है क्योंकि रेकी और सारी चीज़ें चल रही थी और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के बारे में निशानदेही किया है कि मुझे इनसे ख़तरा है। और उसके बाद जिस दिन वो निकले हैं, जिस गाड़ी में वो निकले हैं उसका नंबर है KDG 200M। ये वाइट कलर की गाड़ी है, जिस तरह से आपने उसको देखा भी है। अब मैं ये ज़रा सिचुएशन बता रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ये इससे आपको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी निशानियाँ मिलेंगी। जो वक़ुआ जो बच्चे का कहा जाता है वो इस जो क्राइम सीन है उससे तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर ये वाक़या है। जिस वक्त ये वाक़या रोनमा होता है उससे ठीक 1 से 1.5 घंटे पहले उस बच्चे की वायरलेस हो जाती है नैरोबी पुलिस को कि ये बच्चा जो है मिल चुका है, और ये वाक़या उसके बाद होता है। कीनिया की पुलिस है, बल्कि इंटरनेशनल रूल है, ये हर जगह पर ये प्रैक्टिस होती है पुलिस की कि अनटिल अनलेस वहाँ से अगर फायरिंग नहीं होती तो आप तब तक फायर नहीं कर सकते। पुलिस हमेशा डिफेंसिव साइड पर रहती है और कोई शवाहिद नहीं मिले कि उस तरफ से किसी किस्म की कोई भी जहरीत की गई हो, फायर किया होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यानी कि जो पुलिस थी उसने ये टारगेटेड ऑपरेशन किया। नंबर 2, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जिस गाड़ी में बच्चा था, जो इत्तला होती है वो ब्लैक कलर की गाड़ी है, काले रंग की गाड़ी है, उसका नंबर है KDG 700F। रिपीट करता हूं, जो अरशद शरीफ की गाड़ी है सफेद रंग की है, ये काले रंग की है, उनका नंबर है KDG 200M, इसका नंबर है KDG 700F। ठीक है, नंबर में फर्क, कलर में फर्क, टाइम में फर्क। अब आगे आ जाए। मिसाल के तौर पर वो बच्चा उस गाड़ी में था, या पुलिस को लगा या शुबा हुआ कि शायद वो बच्चा इस गाड़ी में है, तो क्या कभी किसी भी मुल्क, किसी भी दुनिया के कोने की पुलिस ऐसा करती है कि उसको शक हो कि इसमें बच्चा है और वो आगे पीछे हर जगह पर निशाने लगाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को रोकना है तो टायर पर फायर हो, किसी और जगह का निशाना बनाए, नहीं बना, पीछे वाली सीट का भी निशाना बनाया। उनको ये क्यों नहीं जहन में आया कि पीछे भी तो बच्चा था, यानी कि उनको यकीन था कि बच्चा नहीं है इस गाड़ी में। आगे टायर पे नहीं लगाया, गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं की। 2 असूल होते हैं, या टायर या फिर ड्राइवर, इन दो को रोका जाता है। इन दोनों को नहीं रोका गया, सीधा एक ही जगह निशाना बनाया। तो इससे, इन तमाम तर चीज़ों से जो कि हमारे ज़राए ने वहाँ से बताई हैं कि ये जो है ये प्लांटेड था
اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ایسا شکوک و شبہات نہیں تھے. اگر شکوک و شبہات ہوتے تو ٹائر پر لگاتے, پیچھے کی طرف فائر نہ ہوتے, چونکہ آپ نے تصویروں میں ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو نشانے ہیں وہ مختلف جگہوں پر کیے گئے, پیچھے بھی کیا گیا, آگے بھی کیا گیا. اور وہاں کے ایک صحافی ہیں, ان کا تعلق ویسے پاکستان سے ہے, اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں تقریباً 20-22 سال سے چونکہ وہاں رہ رہے ہیں, تو وہ اس واقعے کے بعد گئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں کے عینی شاہدین یا لوگوں نے کہا ہے کہ ایک فائر ان کی شہادت کے بعد ایک اور یہاں بھی لگایا گیا. خیر ابھی یہ کنفرم نہیں ہے, یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی پتہ چلے گا. ایک آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو کچھ فرلانگ دور ایک نیلے رنگ کی گاڑی تھی, اور اس نیلے رنگ کی گاڑی میں ایک شخص تھا, اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف کی جو چیزیں ہیں وہ اس نیلے رنگ کی گاڑی والے ایک شخص کو جو کہ باہر نکلتا ہے اور اس کو دے دی جاتی ہیں. میں نے آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ارشد شریف شہید کا لیپ ٹاپ کہاں ہے, ان کا موبائل کہاں ہے, اس میں بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ابھی تک کچھ ایسا ملا نہیں ہے. امید کرتا ہوں انصاف ضرور ملے گا. لاہور لبرٹی چوک میں بھی آج ہم اکٹھے ہوئے تھے اور احتجاج کیا, لیکن یہ صرف صحافیوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا میرا ہم سب کا مسئلہ ہے, اور یہ چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں ہے. اللہ ہر کسی کو حفظ و امان میں رکھے, اور جو ایسے لوگ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے, کم از کم ان کا موقف تو سن لیں. سزا دلوانی ہے کسی اور طریقے سے دلوائیں, ثبوت لیں ان سے, ثبوت کا موقع دیں, جواب کو دیں, دلائل سے بات ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.